हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए प्यारे बच्चों, कल हमने जो कुछ चैप्टर 6 में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके तीनों कोण बराबर हों, या हम बोल सकते हैं दो कोण भी बराबर हो सकते हैं। तो तीसरा कोण अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। जैसे यदि ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है, और इस ट्रायंगल का, इसका नाम हम रख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC में कोण A 60 है और कोण B 70 डिग्री है। इस ट्रायंगल DEF में हम दो कोण को बराबर रखेंगे। यदि हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनानी है, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। 60 और 70 130, तो ये कोण बचेगा हमारे पास 50 डिग्री। ये भी कोण हमारे पास बचेगा 50 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी जो उनका रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इन कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है। जैसे कोण A का संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 60 होगा, और इसके सामने वाली जो साइड है वो BC, और 60 के सामने वाली साइड EF। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं का अनुपात होगा जो वो इक्वल होगा, इक्वल टू 70 डिग्री के सामने जो साइड है वो है AC। इस ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने साइड है EF, DF इक्वल होगा 50 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो AB। इस ट्रायंगल में 50 डिग्री के सामने की साइड है वो है DE। तो ये इक्वल होंगे, इनका अनुपात इक्वल होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो एंगल है, जो अनुपात है, वो रेशियो है जो इक्वल होगा, और तीनों कोण इक्वल होंगे तो ये सिमिलर होंगी। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास 5 रूल थे जो हमने कल पढ़े थे। साइड एंगल साइड रूल, साइड 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 रूल, एंगल साइड एंगल रूल, साइड साइड एंगल रूल। यहाँ हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, एंगल एंगल साइड रूल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। तो इन 5 रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी। साइड एंगल साइड, दो भुजाओं के बीच एक कोण, यदि हमारे पास ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये वाला कोण इक्वल होना चाहिए इस कोण के, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इन 5 नियम के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगी, यानी एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगी। तो यहाँ पर बार बार जो शब्द आता है कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड वो होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की जो साइड है वही कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। जैसे यदि हम इस ट्रायंगल को इस प्रकार बनाते हैं, ट्रायंगल DEF में ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, तो ये कोण हमारे पास बचेगा 50 डिग्री। इसको हमने सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाया गया है ये कि यहाँ पर एक आर्क लगाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्योंकि एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। 60 डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री होगा, यानी A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होगा कोण F। कोण A का संगत कोण होगा कोण F।
कोण बी का संगत कोण होगा, कोण बी का संगत कोण यानी जो 70 डिग्री है वो कोण डी है। कोण सी का संगत कोण, कोण सी का संगत कोण होगा कोण ई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कोण ए ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री है। अब हमारे पास ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाली जो साइड है वही कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। 60 डिग्री के सामने BC बटा BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड, इस ट्रायंगल में BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। 60 डिग्री के सामने BC है तो 60 डिग्री के सामने होगी DE। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल टू 70 डिग्री के सामने की जो साइड है वो AC, यानी AC का इस ट्रायंगल में AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी 70 डिग्री के सामने यहाँ पर है EF इक्वल टू 50 डिग्री के सामने वाली जो साइड AB, इस AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड है 50 डिग्री के सामने इस ट्रायंगल में DF है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा जो इक्वल होगा, और ये एक थ्योरम भी बन जाती है, और थ्योरम जो होती है वो हर बात में प्रूफ होती है, हर बात में सत्य होती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि उनके कम से कम 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल हों और उनकी संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, और इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। थेल्स थ्योरम, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको BPT बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे समानुपातिक आधारभूत प्रमेय। ये 6 पॉइंट थ्योरम नंबर 6.1 है जो आपके मैथ में दी गई है 6.1, जिसमें हमारे पास दिया गया है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब है यदि एक ट्रायंगल है हमारे पास, जो क्वेश्चन में इसमें थ्योरम में दिया गया है उसी के अनुसार हम लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है। इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल में एक साइड खींची गई है और जो अदर टू साइड पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये लाइन मान लेते हैं EF ABC DE। यहाँ पर ये DE जो लाइन है BC के पैरेलल खींची गई है और जो दूसरे 2 बचे हुए भुजाओं पर D बिंदु और F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये लाइन इस त्रिभुज की जो ये भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में बांटती है। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है ये हमने प्रूफ करना है कि ये इक्वल रेशियो में बांटेगी, यानी कहने का मतलब ये है जो हमने प्रूफ करना है वो AD बटा DB इक्वल होगा AF बटा FC, यानी ये हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में कि ये जो है समान अनुपात में बांटेगी। ये जो लाइन है DF ट्रायंगल की साइड AB और इस ट्रायंगल की साइड BC AC को समान अनुपात में बांटती है। जो अनुपात यहाँ पर इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों
का होगा। जैसे यदि हम इसको प्रूफ करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ABC, जिसमें साइड AB पर जो यहाँ पर पॉइंट है D, यहाँ पर E और DE पैरेलल खींची गई है BC के। गिवन दैट, दिया गया है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, we have to prove जो हमने सिद्ध करना है वो हमने सिद्ध करना है AD बटा DB इक्वल टू AF बटा A, यहाँ पर E है, AE बटा EC। तो ये हमने प्रूव करना होगा कि जो लाइन BD, लाइन DE इन दोनों को समान अनुपात में बांटती है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी रचना करते हैं। जो AB रेखा है, AB साइड है, उस पर हम पॉइंट E से परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार ये परपेंडिकुलर खींचेंगे और जो ये परपेंडिकुलर होगा ये साइड AB पर होगा और साइड AC पर पॉइंट D से परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये दो बातें हमने, इन दोनों की रचना हमने करनी होगी। और यहाँ पर हम DC को मिलाते हैं और पॉइंट B को पॉइंट E से मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की, यानी इसको हम बोलेंगे रचना की। तो रचना हमने किस बात की कि D, यहाँ पर हम इसको नाम लिख सकते हैं MN, ME परपेंडिकुलर खींचा गया भुजा AB पर, भुजा AB पर। एंड और हमने क्या काम किया, DN परपेंडिकुलर AC पर, DN परपेंडिकुलर AC। तो ये दो हमने काम किए और हमने पॉइंट E को D से मिलाया एंड मीट पॉइंट D टू पॉइंट D टू E, D टू C, मीट पॉइंट B टू E, या हम बोल सकते हैं E टू B। तो ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया जो हमने अपनी तरफ से करना होगा। पॉइंट M से E तक परपेंडिकुलर खींचा और E से N तक ये परपेंडिकुलर खींचा और इन दोनों को हमने आपस में मिलाया। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रायंगल है हमारे सामने। सबसे पहले जो हमने काम करना होगा, ट्रायंगल ADE का फार्मूला है हमारे पास। जो एरिया होगा ट्रायंगल ADE का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसके लिए हम इस बात को समझते हैं, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं PQR एक ट्रायंगल है, PQR कोई ट्रायंगल है, तो इसका हम यदि फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया का जो फार्मूला होगा P से इसके अपोजिट में जो साइड है, P से जो इसके अपोजिट में साइड है QR, उस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर है QR, बेस होगा QR
इंटू हाइट है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यानी PA, तो ये इसका एरिया होगा। या हम बोलें पॉइंट Q से इसके अपोजिट में जो साइड है PR, उस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है और ये बाहर भी हो सकता है। ये परपेंडिकुलर हमने खींचा यहाँ पर पॉइंट B, तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया यही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब हम QB को हाइट लेते हैं, QB को हम हाइट लेते हैं, तो आपका जो बेस होगा वो होगा PR, बेस इंटू हाइट यानी QB। और यदि हम पॉइंट R से परपेंडिकुलर खींचते हैं, पॉइंट भुजा PQ पर पॉइंट R से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट C है, तो ये परपेंडिकुलर CR परपेंडिकुलर है PQ पर, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो है PQ। यदि हम CR को हाइट मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं, तो बेस इंटू हाइट, बेस PC इंटू हाइट CR। तो यहाँ पर ये किसी भी ट्रायंगल में 3 ही उसकी हाइट होती है, 3 उसके एंगल होते हैं और 3 ही साइड होती हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास ये ट्रायंगल इस प्रकार बनती है जिसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल हो यानी एक अधिक कोण हो, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल ABC है जिसमें हमारे पास एंगल C ऑब्ट्यूस एंगल है यानी अधिक कोण है, जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री से अधिक है। यदि हम पॉइंट C से इसके अपोजिट में जो साइड है AB, उस पर परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, बना सकते हैं। और इस साइड AB को हम इस तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इस प्रकार परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है। मान लेते हैं इसका नाम M है, और इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास CM है और बेस हमारे पास होगा AM, बेस नहीं होगा, AB ही इसका बेस होगा। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जो हम फार्मूले का यूज करेंगे 1/2 इंटू, और बेस हमारा यही होगा, और इससे अपोजिट पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर इस प्रकार बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास जो इस त्रिभुज में एक छोटी त्रिभुज है, यहाँ पर ADE, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ADE यदि हमारे पास ME एक परपेंडिकुलर है, तो बेस होगा इसका AD, बेस होगा इसका AD। तो एरिया होगा इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है हमारे पास AD इंटू हाइट ME। तो इस प्रकार हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास एक ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो इस प्रकार ये जो ट्रायंगल बनी है हमारे पास BDE, तो BDE, और ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस प्रकार बना सकते हैं जो हमने पहले ही बनाया हुआ है, और ये पॉइंट है हमारे पास M। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा
बी डी पर जो लंब है, जैसे यहाँ पर ये, इसको आगे बढ़ाने पर ये एम पर मिलता है, तो एम ई यहाँ पर हाइट है और ये हमारे पास बेस है बी डी। तो इसका जो एरिया होगा बेस इंटू हाइट, बेस बी डी इंटू हाइट है जो इसकी वो एम ई। तो इस प्रकार हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार बनता है। पहले ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर बी डी ई का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इसका नाम हम इक्वेशन 1 रख सकते हैं और इसका नाम हम इक्वेशन 2 रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इनको हम यदि डिवाइड करते हैं तो 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई, ए डी इंटू एम ई डिवाइड बाय 1/2 इंटू बी डी इंटू एम ई। तो यहाँ से 1/2 से हम 1/2 कैंसिल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो एम ई से हमारे पास यहाँ एम ई कैंसिल हो जाता है, ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी। तो यहाँ से हमारे पास ये एरिया का जो रेशियो यहाँ से निकलता है, तो इसको हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन 3 नेम दे सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। जिस प्रकार हमने इस तरफ वाली जो साइड है ए बी को आधार माना, यानी ए डी और बी डी को आधार माना, इसी प्रकार यहाँ पर इस तरफ ए ई और ई सी को आधार मानकर, बेस मानकर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका जो बेस है वो 1, ये है ए ई, जो इसका जो बेस होगा ए ई, तो ए ई को हम बेस मानेंगे इंटू हाइट, हाइट है यहाँ पर ई एन, यानी परपेंडिकुलर ही अपना हाइट होता है। अब हम एरिया निकालेंगे ई, यहाँ पर जैसे बी ई डी का फाइंड आउट किया था, इसी प्रकार सी डी ई का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सी डी ई का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो इस ट्रायंगल का बेस है वो EC होगा और EC पर बनने वाला परपेंडिकुलर है हमारे पास DN। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों को भी हम डिवाइड करते हैं, इसको हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन 3, इसको हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 को हम डिवाइड करते हैं, ADE डिवाइड बाय एरिया CDE इक्वल टू 1/2 से इस प्रकार यहाँ पर भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा AE बाय EC और DN से भी DN कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा ही इक्वेशन हो गई है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन A। इसका नाम हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन B। तो इक्वेशन A B में हमारे पास जो रिजल्ट बना है ADE डिवाइड बाई BDE इक्वल टू AD बाई BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AE बाई EC। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE
एंड ट्रायंगल DEC, या बोल रहे हैं CDE, ट्रायंगल CDE आर, ये दोनों ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर हम यदि इनको अलग से बनाना चाहते हैं, इसको हमने यहाँ पर उल्टा बनाया है। ये DE, ट्रायंगल DE, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ये दोनों एक ही बेस DE पर स्थित हैं, ये दोनों एक ही आधार DE पर स्थित हैं और दोनों पैरेलल यानी समांतर रेखाओं के बीच हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा है, यदि दो ट्रायंगल एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच हैं तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE आर ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE एक ही आधार और उस आधार का हम नेम लिख सकते हैं DE, और स्थित हैं दोनों बिटवीन सेम पैरेलल, और उन सेम पैरेलल यानी समांतर रेखाओं के बीच हैं, और समांतर रेखाएं हैं DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं ED पैरेलल BC के बीच स्थित हैं, इसलिए इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दोनों एरिया यहाँ पर हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन A और इक्वेशन B में ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर ADE, यहाँ पर भी ADE, यहाँ BDE और CDE दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम ये चेंज करने जा रहे हैं कि CDE, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी CDE के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं CDE के स्थान पर DBE, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं ट्रायंगल BDE, इसका जो एरिया है वही होगा। यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वेशन A, इन इक्वेशन A एंड B, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। समीकरण A और समीकरण B में राइट हैंड साइड समान है, बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। यानी AD बटा BD इक्वल टू AC बटा EC, AE बटा EC। तो यही हमने प्रूफ करना था कि AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। तो यही हमने प्रूफ करना था
हैंस प्रूव। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें हम यदि एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और पैरेलल लाइन ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड पर प्रतिच्छेद करती हो पॉइंट ई और पॉइंट डी पर, तो वो लाइन ट्रायंगल की भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और ये एक थ्योरम है। थ्योरम को कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक अटल सत्य होती है, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ए डी बटा बी डी यानी इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड बटा ये साइड ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। तो ये एक थ्योरम है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते और इस पर बहुत सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे। यदि हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, यदि हमारे पास जो हमने अभी प्रूफ किया है उसमें थोड़ा और सुधार करें, यानी हमने जो प्रूव किया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए डी बटा डी बी लिखो या फिर बी डी लिखो आप, इक्वल टू ए ई बटा ई सी। यदि हम इस इक्वेशन में जो हमने अभी प्रूव की है इसको हम बोलते हैं बीपीटी, इसको हम बोलेंगे बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम नेम दे सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो ए डी और बी डी इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ एक ऐड करेंगे, ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। यदि हम दोनों तरफ एक ऐड करते हैं तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में हम दोनों तरफ एक ऐड करते हैं, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे बी डी, तो यहाँ पर डी बी और यहाँ पर है ए डी प्लस, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वल टू ई सी, यहाँ होगा ए ई प्लस ई सी। यदि हमारे पास 7/8 जमा 1 है तो इसको हम लिखते हैं 7 जमा 8/8, यानी 8 ही इसका एलसीएम होगा और यहाँ पर 1 है। 1 को हम जब 8 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 होगा और 8 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करते हैं तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, या हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि 8 एकम 8 और यहाँ पर 7 था डिवाइड बाय 8। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 के साथ की, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ए डी था और यहाँ पर डी बी है। ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस डी बी, तो ये पूरी की पूरी साइड होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं, पूरी को हम लिख सकते हैं ए बी और बटा में है हमारे पास डी बी। ए सी प्लस ई सी, ए सी प्लस यहाँ पर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, यानी ये पूरी साइड होगी ए सी बटा ई सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रिजल्ट बनकर आता है, जो इसको भी हम बीपीटी ही बोल सकते हैं, यानी इस ट्रायंगल में इस पूरी की पूरी जो बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी, बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी बटा बी डी और बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी बटा ई सी। यदि हम इसको थोड़ा और सुधार करना चाहते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं, यानी डी बी बटा ए डी, यानी इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ये ऊपर, तो इस तरफ भी हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, दोनों तरफ हमने उल्टा करके लिख दिया है। तो यदि हम अब यहाँ पर +1 ऐड करते हैं, दोनों तरफ +1 ऐड करते हैं, तो यहाँ से ए डी हमारा एलसीएम होगा,
यहाँ पर डी बी प्लस ए डी इक्वल टू ए ई, यहाँ से एल्शियम होगा ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी जो हमारे पास होगा वो होगा ए बी, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी ये होगा हमारे पास ए बी बटा ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई ये होगा हमारे पास ए सी बटा ई ए ई। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमारे पास बनकर आता है, यानी यहाँ पर ए बी बड़े ट्रायंगल की, यानी बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड, बड़े ट्रायंगल की साइड ए बी, मोटू ट्रायंगल की साइड ए बी और छोटू ट्रायंगल की साइड ए डी इक्वल टू मोटू ट्रायंगल की साइड ए सी और इसी प्रकार इसके बटे में होगा छोटू ट्रायंगल की साइड ए ई। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट बनकर आता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास तीनों रिजल्ट हैं उनको हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार इस थ्योरम को रिवाइज करते हैं। यदि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल ए बी सी की भुजा ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची गई डी ई, एक लाइन खींची गई डी ई, तो ये डी ई इस ट्रायंगल की साइड ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ से हमारे पास तीन रिजल्ट बनकर आते हैं। पहला है हमारे पास ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, यानी ये बटा में ये इक्वल टू ए ई बटा ई सी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है हमारे पास मोटू ट्रायंगल की साइड ए बी बटा, यहाँ पर जो ये हमारे पास समलंब यानी जिसको हम बोलते हैं उसका नाम होता है, तो ये समलंब है बी डी, यानी मोटू ट्रायंगल की साइड ए बी बटा बी डी इक्वल टू मोटू ट्रायंगल की साइड ए सी बटा ई सी। तीसरा रिजल्ट है हमारे पास मोटू ट्रायंगल की साइड ए बी बटा छोटू ट्रायंगल की साइड ए डी, मोटू ट्रायंगल की साइड ए सी बटा छोटू ट्रायंगल की साइड ए ई। तो यहाँ से हमारे पास इस थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी से तीन रिजल्ट निकल कर आते हैं जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। ये एक थ्योरम है और थ्योरम को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये तो आप अपने मैथ में जो दिया गया है उसके अनुसार इस रिजल्ट तक हम पहुँचे हैं। यदि हम इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए अपने तरीके का यूज करते हैं तो वो काफ़ी शॉर्ट होगा। तो उसके लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन जो तीनों रिजल्ट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप एक बार नोट कीजिएगा। यदि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और उस ट्रायंगल की साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई खींची गई जो अदर टू साइड ए बी और ए सी पर डी ई पर डी पॉइंट और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो साइड होगी डी ई ये इसको समान अनुपात में बांटती है। हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल है, मोटू ट्रायंगल ए बी सी एंड छोटू ट्रायंगल ए डी ई, छोटू ट्रायंगल ए डी ई और मोटू ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा त्रिभुज और यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज है। तो इसमें हमारे पास एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि
कॉमन एंगल यानी उभयनिष्ठ कोण है, ये एंगल हमारे पास कॉमन है। दूसरा है हमारे पास जो पैरेलल लाइन है डी ई पैरेलल है बी सी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ये साइड होंगी पैरेलल होंगी। तो जब दो पैरेलल साइड एक तीसरी साइड के द्वारा काटी जाती हैं, इंटरसेक्ट की जाती हैं, तो ये इनके एंगल इक्वल होंगे, जिनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो पैरेलल लाइन हैं, उन पैरेलल लाइन को तीसरी साइड के द्वारा इंटरसेक्ट किए जाते हैं, तो उनसे बनने वाले ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण कहते हैं। इसलिए एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। एंड यहाँ से ये साइड है और इस पॉइंट का नाम ई और ये सी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ से तीनों के तीनों कोण एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, कोण 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 समरूपता नियम के अनुसार जो होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल। इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, या हम लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। एंगल ए के सामने मोटू ट्रायंगल में एंगल ए के सामने डी ई है, लेकिन हमने डी ई की आवश्यकता ही नहीं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल ई के सामने छोटू ट्रायंगल में एंगल ई की संगत भुजा है ए डी बटा, या हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार लिखा कि ट्रायंगल ए डी ई में, यानी छोटू ट्रायंगल ए डी ई में कोण ई की संगत भुजा ए डी है, और इसी में ट्रायंगल मोटू ट्रायंगल ए बी सी, सी की जो संगत भुजा है वो ए बी है, इक्वल टू छोटू ट्रायंगल, ऊपर हमने छोटू ट्रायंगल लिखा है इसलिए हम यहाँ पर भी छोटू ट्रायंगल ही लिखेंगे, ए डी के सामने की साइड, कोण डी के सामने की साइड ए ई बटा कोण बी के सामने की साइड ए सी। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो रिजल्ट है हमारे पास निकल कर आता है, या हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी इक्वल टू ए सी बटा ए ई। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट बनता है, जो हम इसको बोलते हैं थेलिस थ्योरम यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगी, और सिमिलर जो ट्रायंगल होती है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम इस छोटे से तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। तो वो थ्योरम होती है यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है और उसकी साइड बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची गई जो साइड ए बी और ए सी पर इंटरसेक्ट करती है, तो साइड डी ई इस त्रिभुज की साइड ए बी को समान अनुपात में बांटती है, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।